जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में हम भूगोल के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर करें। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। भारत का कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, जो उड़ीसा राज्य है मित्रों भारत का, यह बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आपने याद रखना है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं, तो आप सभी को एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। आगे बात करते हैं मित्रों इंपॉर्टेंट पॉइंट की। भारत में उड़ीसा का कालाहांडी तथा कोरापुट जिला बॉक्साइट का सबसे बड़ा क्षेत्र है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम उत्पादन का प्रमुख आयस्क है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी परियोजना है। आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं मित्रों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। आपने याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की बहुउद्देशीय परियोजना है। आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य भारत का ऐसा राज्य है जहां पर कॉफी का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है, जिसके बाद केरल और तमिलनाडु का नंबर आता है। यानी फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो आपका कर्नाटक, दूसरे नंबर पर केरल और तीसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु है। आपने तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखने हैं। आगे बात करते हैं, किस स्टील प्लांट को भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। किस स्टील प्लांट को भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट को भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड के बोकारो में स्थित है। ये सोवियत संघ के सहयोग से 1964 में बना और 1965 में प्रारंभ कर दिया गया था। यानी ये किसके संगठन से बना था? सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया। शुरुआत हुई थी इसकी स्थापना की गई थी 1964 में और शुरुआत भी कर दी गई थी 1965 में। यानी एक साल में इसको चालू भी कर दिया गया था। तो आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना स्थित है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, संजय विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सतलुज नदी, सहायक नदी, भाभा नदी पर है। यह एशिया की पहली पूर्ण स्वरूप से भूमिगत परियोजना है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, विश्व में सर्वाधिक थोरियम के भंडार किस देश में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। थोरियम के भंडार सबसे अधिक किस देश में है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत में। भारत में थोरियम के भंडार सबसे अधिक है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है। आगे बात करते हैं मित्रों इंपॉर्टेंट पॉइंट की। थोरियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसकी परमाणु संख्या 90 है। थोरियम का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा के लिए नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों में किया जाता है। आपने याद रखना है।
आगे बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर गन्ना अधिक मात्रा में उगाया जाता है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं मित्रों, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य है। गेहूं, गन्ना, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। धान, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है मित्रों। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, कर्नाटक। आपने याद रखना है, ये चार पांच क्वेश्चन है मित्रों, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए, कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो आपने इस पांचों पॉइंट को खूब अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है, एक बार फिर से देखते हैं। और धान, जूट का सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल। गेहूं, गन्ना, आलू का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, आपने याद रखना है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, ग्रैंड ट्रैंक रोड किन देशों से होकर गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो ग्रैंड ट्रैंक रोड है किन देशों से होकर गुजरती है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ये रोड होकर गुजरती है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। ग्रैंड ट्रैंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी व लंबी सड़कों में से एक है। यह बांग्लादेश के चटगांव से शुरू होकर भारत में हावड़ा, दिल्ली, अमृतसर से होते हुए पाकिस्तान में पेशावर होती हुई अफगानिस्तान के काबुल तक जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो 2500 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यह मार्ग मौर्य साम्राज्य के दौरान अस्तित्व में आया था, लेकिन उसके बाद सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी ने इसे 1600 सदी में पक्का करवाया था तथा सड़क का काफी हिस्सा ब्रिटिशों द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। आगे बात करते हैं मित्रों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, बाबा बुदन पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बाबा बुदन पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन पहाड़ियां स्थित है, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। बाबा बुदन पहाड़ियां कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है, चिकमंगलूर में स्थित है, आपने याद रखना है। भारत में कॉफी के पौधे उगाने की शुरुआत चिकमंगलूर में बाबा बुदन पहाड़ियों से की गई थी, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉफी की अधिक मात्रा में कहाँ उगाया जाता है, कर्नाटक में उगाया जाता है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, कंगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में कंगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। कंगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में स्थित है। 1982 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, आपने याद रखना है इसको मित्रों, 1982 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, मंगल शब्द का प्रयोग किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, मैनग्रोव। जो मैनग्रोव वनस्पति है मित्रों, इसका प्रयोग, जो मंगल शब्द का प्रयोग है, मंगल शब्द का प्रयोग मैनग्रोव वनस्पति के लिए किया जाता है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, मैनग्रोव एक किस्म का झाड़ी नुमा पौधा होता है। इस प्रकार की वनस्पति दलदल युक्त स्थानों पर पाई जाती है। भारत में सुंदरबन में मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। भारत में कहां पर पाए जाते हैं, मैनग्रोव वन, ये सुंदरबन में, जो सुंदरबन डेल्टा है मित्रों, वहां पर मैनग्रोव वन पाए जाते हैं, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है मित्रों, ये विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक गर्म महासागरीय जलधारा है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय, कैसे उष्णकटिबंधीय पर्णवाती वन पाए जाते हैं, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, आपने याद रखना है। इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक व बांस के वृक्ष पाए जाते हैं, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, सुएज नहर। जो सुएज नहर है मित्रों, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, अफ्रीका और एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़कर सुएज नहर का पूरा निर्माण 1869 में किया गया था, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। कौन सा? जिब्राल्टर जल डमरू मध्य मित्रों क्या करता है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो मित्रों ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर, ठीक है। फीट में बात करते हैं तो 19,341 फीट इसकी ऊंचाई है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत शिखर एवरेस्ट पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। एवरेस्ट पर्वत एशिया महाद्वीप में नेपाल तिब्बत यानी चीन सीमा पर स्थित है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड को। फिनलैंड एक ऐसा देश है जिसको हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। फिनलैंड में 1,87,000 से भी ज्यादा झीलें हैं। कितनी मित्रों? 1,87,000 से भी ज्यादा यहाँ पर झीलें हैं, जो विश्व में सर्वाधिक है। राजधानी यहाँ की हेलसिंकी यहाँ की राजधानी है और मुद्रा यहाँ की यूरो, मित्रों आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का उपजाऊ डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गंगा ब्रह्मपुत्र का उपजाऊ डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ज्वारी डेल्टा। कैसा है? ये एक ज्वारी डेल्टा है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। यह अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है जिसमें मैनग्रोव वन पाए जाते हैं, आपने याद रखना है। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर करें। आगे बात करते हैं, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में स्थित है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिस क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर नामक बेल्ट स्थित है। इस बेल्ट में सर्वाधिक ज्वालामुखी स्थित है। रिंग ऑफ फायर वह क्षेत्र है जो प्रशांत महासागर में इंडोनेशिया से शुरू होकर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप तक जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ज्वालामुखी
का पर्वत ज्वालामुखी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो पर्वत है मित्रों, ये ज्वालामुखी का सबसे ऊंचा पर्वत है, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जो पर्वत है मित्रों, इसमें इक्वाडोर का एक नाम का जो ज्वालामुखी है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे बात करते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, आपने याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में दो ज्वालामुखी हैं, वह कौन कौन से? आपका एक तो बैरन ज्वालामुखी है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। नारकोंडम ज्वालामुखी, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, इसका दूसरा नाम है नारकोंडम ज्वालामुखी और इसको प्रसुप्त ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान के पूर्व में स्थित है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कांगो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कांगो नदी जो जायरे नदी भी कहलाती है, जो कांगो नदी है मित्रों, इसको जायरे नदी नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका की प्रमुख नदी है मित्रों, आपने याद रखना है। कांगो नदी अपने मार्ग में 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कांगो नदी के नाम से भी पूछता है और जायरे नदी के नाम से भी पूछता है कि भूमध्य रेखा को पार करने वाली 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? तो आपने याद रखना है कांगो, और कांगो को जायरे के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में मित्रों राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, आपने याद रखना है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र 2005 में स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, परिपक्व क्षेत्र में। किसमें? परिपक्व क्षेत्र में मित्रों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी, हिमानी क्षेत्र में। कहां पर पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में यू आकार की घाटी पाई जाती है, आपने याद रखना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमानी क्षेत्र में। आगे बात करते हैं, यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदों द्वारा होता है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यू आकार की घाटी कहां पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है मित्रों हिमानी क्षेत्रों में। हिमनदों के द्वारा इसका जो आकार है, ये निर्माण हुआ है हिमनदों के द्वारा, आपने याद रखना है। और आज की वीडियो का लास्ट एवं आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, यानी विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर देना है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आटाकामा। जो आटाकामा मरुस्थल है मित्रों, ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आटाकामा दक्षिण अमेरिका में स्थित एक लगभग शुष्क पठार है, आपने याद रखना है। ये कहां पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में मित्रों एक शुष्क पठार है, आपने याद रखना है। अब मित्रों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताएं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए कोई वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।